हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको पद परिचय का पार्ट 3 समझाएंगे। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया संज्ञा शब्दों का पद परिचय। उससे पहले हमने आपको 3 क्वेश्चन तैयार कराए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है कि पद किसे कहते हैं। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका है पद परिचय क्या होता है। तो पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। और ये भी बताया था कि व्याकरणिक परिचय में क्या क्या बताते हैं। पद का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध। पार्ट 2 में हमने आपको सर्वनाम और विशेषण शब्दों का पद परिचय बताया। उसके बाद क्रिया का आज हम बताएंगे आपको। तो क्रिया का पद परिचय जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि क्रिया कहते किसे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। अब कई विद्यार्थियों को ये शंका होती है कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, या अभी तो समझ लेते हैं लेकिन फिर बार बार भूल जाते हैं। तो ध्यान से देखो, इन्हीं शब्दों में इसका अर्थ छिपा हुआ होता है। सकर्मक, कर्म के सहित। तो कर्म के सहित जो क्रिया होती है वो सकर्मक कहलाती है। और अकर्मक, जो कर्म से रहित होती है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आप कहोगे कर्म क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी क्रिया कर्म के सहित है और कौन सी क्रिया कर्म से रहित है। तो कर्म के चिन्ह, जो कारक चिन्ह हमने आपको बताए थे जब हमने पहला चैप्टर आपको रचना की दृष्टि से वाक्य भेद करवाया था, तब भी आपको कारक चिन्ह बताए थे। आज एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, तो ये कारक चिन्ह ही कर्म कहलाते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे रे अरे। ठीक है, तो ये हमारे कारक चिन्ह आज आपको समझ आ गए। तो इसी को हम कर्म भी कहते हैं। कर्म का वैसे चिन्ह क्या होता है? को। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर है नेताजी को कौन नहीं जानता है, तो को ये कर्म कारक है। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे। इसके बाद सकर्मक और अकर्मक के बाद हम देखते हैं कि क्रिया शब्दों का पद परिचय करते समय हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे भेद। भेद सकर्मक और अकर्मक। फिर लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। फिर काल, काल आप बहुत पहले से पढ़ चुके हो, आपको पता भी है। जैसे इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे ही हिंदी में भी 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो जिस काल में वाक्य होता है उस वाक्य का, उस काल का नाम हमें इसमें लिखना होता है। इसके बाद आता है हमारा वाच्य। वाच्य का चैप्टर हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये भी हमें मेंशन करना है। उसके बाद है कर्ता से संबंध। अब ध्यान दो, जब हमने संज्ञा शब्दों का और सर्वनाम शब्दों का पद परिचय आपको समझाया था तो हमने आपको यहाँ पर लिखवाया था क्रिया से संबंध। लेकिन अब हम क्रिया शब्दों का जब पद परिचय करते हैं तो हम लिखते हैं कर्ता से संबंध। ओके, अब ध्यान से देखो। अब जैसे हमने पहले किया पद परिचय, मछली पानी में तैर रही है। हम तैर रही है शब्द का पद परिचय करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? क्रिया का भेद, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। तो हम सबसे पहले, अब देखिए कहाँ तैर रही है,
तो हमें उत्तर मिल रहा है पानी में। तो ये कर्म है इसका। क्या मछली पानी में तैर रही है? कहाँ तैर रही है? पानी में। तो ये हमारा कर्म कहलाएगा, और कर्म सहित क्रिया है तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया, फिर तैर रही है, तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है ना। वचन, एक मछली तैर रही है, एक मछली की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचन। फिर कौन सा काल है ये? मछली पानी में तैर रही है, वर्तमान काल है, काम हो रहा है लगातार, तो ये वर्तमान काल लिखा जाएगा। उसके बाद वाच्य लिखना है हमें, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे सरल वाक्य। उसके बाद हमें लिखना है कर्ता से संबंध। तो कर्ता से संबंध क्या? कर्ता क्या है इस वाक्य में? मछली है ना। हर वाक्य में कर्ता और क्रिया तो अवश्य होते ही हैं। तो मछली कर्ता की क्रिया, ये हमें इसका पद परिचय में लिखना पड़ेगा। मछली कर्ता की क्रिया क्या है? तैर रही है, और तैर रही है शब्द का ही हम पद परिचय कर रहे हैं, तो हमें पूरा ऐसे ही लिखना है। सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, मछली कर्ता की क्रिया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर दिया अनामिका हंस रही है, हम पढ़ रहे हैं, तो अनामिका हंस रही है, इसमें जोर से हंस रही है या बातें करते हुए हंस रही है, ऐसा कोई कर्म नहीं है। अगर हम पूछते हैं हंस रही है क्या, कैसे हंस रही है, तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं है इसमें। तो इसका जब हम पद परिचय लिखेंगे तो हम लिखेंगे हंस, ये अकर्मक क्रिया, फिर लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, और काल हमारा वर्तमान काल ही आएगा, वाच्य कर्तृवाच्य आएगा, और कर्ता से संबंध अनामिका कर्ता की क्रिया। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो ये भी अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर हम इसका पद परिचय करेंगे, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तब अगर हम पढ़ रहे हैं शब्द का पद परिचय करेंगे तो ये सकर्मक क्रिया आएगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं और आंसर हमें मिलता है हिंदी, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? सकर्मक एंड अकर्मक क्रिया का पद परिचय। इसके बाद हमारा आता है संबंध बोधक अव्यय। ओके, संबंध बोधक कौन से शब्द होते हैं? जो वाक्य में एक से दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, जैसे के साथ, के लिए, के ऊपर, के नीचे। हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, मकान के बाहर आम का पेड़ है। ओके, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, तो के बाहर मकान और आम का पेड़ से संबंध है। इसका जब हम के बाहर का पद परिचय लिखेंगे तो हम खाली लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय, यही छांटना है हमें। फिर समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक में और, वा, तथा, अथवा, किंतु, परंतु इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय, जो आपने संयुक्त वाक्य में योजक शब्द पढ़े थे, वो सब समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सीता और सविता आ गई, हमारे दो वाक्य हैं, सीता आ गई, सविता भी आ गई, तो जब हम इन दोनों का एक बनाएंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं, और इसके पद परिचय में हमें खाली समुच्चय बोधक अव्यय लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद है विस्मयादि बोधक। इसमें तो आपको सबको पता है, इजी होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, और अरे, ओह, हाय, उफ, चीची, ठीक है, वाह, ये सब शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे वाह, सचिन ने 100 रन बना लिए, सुखी रहो, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। तो ये सब जो साइन वाले शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये आपका पद परिचय का चैप्टर इतना तो कंप्लीट हुआ। इसके अतिरिक्त एक और शब्दों का पद परिचय होता है,
जिसको हम निपात कहते हैं। निपात क्या होते हैं? तो देकर बोलते हैं। जब हम किसी बात पर जोर देते हैं कि जैसे बच्चा लगातार रोता ही जा रहा है, ही शब्द पर हमने जोर दिया, ही लगाकर हमने उस बात पर जोर दिया कि रोता ही जा रहा है, इसीलिए ये ही शब्द निपात कहलाता है। ऐसे ही एक और है, विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे। तो शब्द यहाँ कुछ तो पढ़ोगे, तो पर जोर दिया, तो ये हमारा निपात शब्द है। अब आप इस सेंटेंस में देखो, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा आ गई, जाकर पूर्वकालिक क्रिया आ गई, मतलब जो काम हो रहा हो चुका है और हो भी रहा है, तो इसको कहते हैं पूर्वकालिक। और तो निपात आ गया, पढ़ोगे क्रिया आ गई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आ गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और सभी कुछ इसमें आ गया, निपात भी आ गया।